मैंने ये एक नया इनिशिएटिव शुरू किया है जिसमें मनोविज्ञान के मैं उन टॉपिकों पे डिस्कशन करूँगा जिन टॉपिकों से एग्ज़ाम में विश्लेषणात्मक क्वेश्चन जो हैं वो पूछे जाते रहे। फैक्ट इस सीरीज़ में कम होंगे या मैं ये कहूँ कि ना के बराबर होंगे तो वही फैक्ट होंगे जो या तो ऑलरेडी एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या उनके आसपास के फैक्ट होंगे जिनकी एग्ज़ाम में दोबारा से पूछे जाने की संभावना प्रबल हो। मैं फैक्ट को इग्नोर क्यों कर रहा हूँ? आप किसी भी एग्ज़ाम में देखेंगे, पुराने क्वेश्चन पेपर भी देखेंगे तो आप पाएंगे कि फैक्ट जो हैं 20% से ज़्यादा नहीं पूछे जाते रहे। मान लीजिए किसी एक विषय से रिलेटेड 50 क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन 10 से ज़्यादा नहीं होंगे। कोशिश होती है कि इनसे भी कम ही रखे जाएं। अधिकतर सवाल जो हैं विश्लेषणात्मक ही होंगे। विश्लेषणात्मक सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसका एक मनोवैज्ञानिक कारण है, क्योंकि फैक्ट से जो है आपके व्यक्तित्व की वो तमाम बातें उभर के सामने नहीं आती कि आप अपने माइंड को कैसे अप्लाई करते हैं। जब एग्जामिनर वास्तव में परीक्षा लेता है और ये देखना चाहता है कि आपने जो सीखा है उसको जीवन में कैसे अप्लाई करेंगे, उसके लिए विश्लेषणात्मक सवाल होते हैं। अब मैं बिल्कुल भी समय ना गवाते हुए सीधे मुद्दे की बात पे आता हूँ। कम्युनिकेशन के एक थिंकर हुए हैं। कम्युनिकेशन कहे तो आप ये ना सोचें कि ये क्या मनोविज्ञान का कोई हिस्सा होता है। कम्युनिकेशन मनोविज्ञान का तो ये हिस्सा होता ही है। एमबीए में भी ये पढ़ाया जाता है, समाजशास्त्र का भी हिस्सा होता है, पॉलिटिकल साइंस का भी हिस्सा होता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी कम्युनिकेशन पढ़ाया जाता है। उसी कम्युनिकेशन के एक बड़े फेमस थिंकर हैं चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड की एक बड़ी फेमस उक्ति है। उन्होंने कहा है, कम्युनिकेशन इज़ द अथॉरिटी, संचार ही सत्ता है। आप में से वो लोग जिनका बैकग्राउंड जो है ह्यूमैनिटीज़ नहीं होगा, साइंस बैकग्राउंड से आते होंगे, ये स्टेटमेंट भी समझ नहीं आया होगा, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर एक शब्द है सत्ता, जिसे अथॉरिटी कहते हैं। अथॉरिटी क्या होती है? मैं थोड़ा सा अथॉरिटी के ऊपर बोलूँगा, उसके बाद मैं सीधे मुद्दे की बात पे आ जाऊँगा। अथॉरिटी 3 तरीके की होती है। एक अथॉरिटी ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है, दूसरी अथॉरिटी क्रिस्मेटिक अथॉरिटी होती है, तीसरी जो अथॉरिटी होती है वो लीगल रेशनल अथॉरिटी होती है। थोड़ा थोड़ा सा मैं आप ये एक्सप्लेन करूँ तो ट्रेडिशनल अथॉरिटी कहें तो आपने हमारे सामाजिक परिवेश में देखा होगा, अपने घरों के अंदर भी देखा होगा कि वो लोग जो रिश्ते में हमसे बड़े होते हैं हम उन्हें सम्मान देते हैं। सामने से जब आते हैं नमस्ते नमस्कार भी करते हैं, हो सकता है पैर छूने की भी परंपरा रही हो। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी में आते हैं। क्रिस्मेटिक अथॉरिटी क्या होती है? बड़ा सीधा सा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को ही ले लीजिए। एक वाकया, एक इंसिडेंट उनका सब लोगों को याद होगा, नोटबंदी का। शाम को 8 बजे देश के सामने प्रस्तुत हो जाते हैं, कहते हैं कल से ये खास करेंसी जो है वो नहीं चलेंगी। कोई सवाल भी नहीं करता है, सब लोग खुशी खुशी लाइनों में लग भी जाते हैं। तमाम तरीके की परेशानियां एक आम नागरिक झेलता हुआ मन में खुशी रहता है, क्योंकि उसे देश के प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व पे भी भरोसा होता है और उनकी नियति पे भी। मैं कहता हूं कि अगर यही स्टेटमेंट नोटबंदी का किसी और प्राइम मिनिस्टर ने दिया होता, कहो आधे घंटे बाद बेहोश हो गए होते। आसान नहीं है ये सब करना। वो क्या चीज़ थी जिसने इतने डिफ़िकल्ट टास्क को आसानी से करवा दिया? वो प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व था। उसी व्यक्तित्व को हम क्रिस्मेटिक व्यक्तित्व कहते हैं, चमत्कारिक व्यक्तित्व। तीसरा व्यक्तित्व जो है वो आता है लीगल रेशनल। लीगल रेशनल क्या होता है? मान लीजिए कोई अमुक आदमी है, वो कलेक्टर हैं, वो एसडीएम हैं, तहसीलदार हैं, एसपी हो सकते हैं। मतलब वो व्यक्ति जिनके पास
लॉ की पावर होती है वो लीगल रेशनल अथॉरिटी में आते हैं। कोई पूछ सकता है क्या किसी एक व्यक्ति के पास तीनों अथॉरिटी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को ले लीजिए, बच्चों के लिए वो चाचा नेहरू थे, ट्रेडिशनल अथॉरिटी आ गई। अब 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे, चमत्कारिक व्यक्तित्व तो था ही। तीसरी बात, प्रधानमंत्री थे, एक पोस्ट होती है, आपके पास लॉ की शक्ति तो होती है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको पावर देता है, तो आप लीगल रेशनल अथॉरिटी में भी आए। एक व्यक्ति के पास तीनों अथॉरिटी हो सकती हैं, किसी के पास दो हो सकती हैं, कहो किसी के पास एक हो। ये तमाम तरीके के कॉम्बिनेशन जितने आप बना सकते हैं बन सकते हैं। अब जो है मैं उसी स्टेटमेंट के पहले वाले पहलू पे आ जाता हूँ, कम्युनिकेशन। संचार क्या है? जो चेस्टर बर्नार्ड कहते हैं कि संचार ही सत्ता है। वास्तविकता में देखा जाए तमाम लोग कह सकते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा की ज़रूरत पड़े। मैं कहता हूँ कोई ज़रूरी नहीं। आपने एक ट्राइब सुनी होगी, एस्किमोज। ये कनाडा के उत्तरी छोर में रहते हैं। इनकी वोकेबलरी में 40 से ज़्यादा वर्ड नहीं है और शब्दों का ये इस्तेमाल अपने डे टू डे लाइफ के कम्युनिकेशन में करते भी नहीं है। बहुत रेयर और रेयरेस्ट केस होता है जब ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब आप बोलते हैं आप एनर्जी रिलीज कर रहे होते हैं। जो लोग ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, एनर्जी उनके लिए बड़े मायने रखती है, जैसे रेगिस्तान में पानी की एक बूंद। अधिकतर समय में ये साइन लैंग्वेज का ही इस्तेमाल करते हैं। अब अगर मैं भाषा के ऊपर बात करूं, एंथ्रोपोलॉजी कहती है कि मनुष्य जो है पिछले 70,000 साल से भाषा जानता है और उस 70,000 साल के समय में 65,000 साल जो है मानव ने उस भाषा को कम्युनिकेट करते हुए गुजार दिए। 5,000 साल का कोई इतिहास है जिसमें मनुष्य ने उस भाषा की लिपि बनाई और उसे लिखना शुरू किया। और शुरुआती रिटन टेस्टामेंट के तौर पे जो है हमें वेद मिल ही जाते हैं। वेद लिखे जाने से पहले जो हैं वो श्रुति थे, क्योंकि ओरली ही कम्युनिकेट किए जाते थे जनरेशन टू जनरेशन। अब मैं चेस्टर बर्नार्ड की उसी उक्ति पर एक बार फिर से आता हूँ। वो कहते हैं संचार ही सत्ता है। मैं उन्हीं की इस उक्ति को थोड़ा अलग रूप में ये समझाता रहा हूँ कि टीचिंग इज़ द अथॉरिटी, शिक्षण ही सत्ता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? चलिए थोड़ा कम्युनिकेशन पे बात करते हैं कि कम्युनिकेशन है क्या। उससे पहले अगर मैं टीचिंग को डिफाइन करूं तो टीचिंग जो है, दिस इज हाईएस्ट लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। चलिए अब कम्युनिकेशन पे आते हैं। कम्युनिकेशन की अलग अलग स्टेजेज होती हैं। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, एक कोई और व्यक्ति हो सकता है जो आप ही के बगल में बैठा हो। दोनों के बीच में तब तक कोई कम्युनिकेशन नहीं होगा जब तक दोनों में से कोई एक इनिशिएट ना करे। कम्युनिकेशन की पहली सीढ़ी इनिशिएशन है। चलिए मान लीजिए आपने इनिशिएट कर दिया, लेकिन आपके पास मैसेज कंपोजिशन नहीं है कि आपको बोलना क्या है, तब भी कम्युनिकेशन पूरा नहीं होगा। सेकेंड स्टेज मैसेज कंपोजिशन की ही आती है। मैसेज कंपोजिशन की मैं बात करूं तो ये कई तरीके से हो सकता है। एक टेक्निकल ब्रॉडकास्टिंग हो सकती है। आप कम्युनिकेशन के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, किसी को हाय हेलो भेज ही सकते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन का तरीका आपका वर्बल हो सकता है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं। एक तीसरा मैसेज कंपोजिशन का तरीका जो है वो नॉन वर्बल हो सकता है, मतलब हम बॉडी लैंग्वेज से भी कम्युनिकेट करते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार हम वर्बली ही बात करें। कभी कभी हम अपने दोस्तों को दूर से बाय भी करते रहे हैं, दूर से ही हेलो भी करते रहे हैं। तो ये नॉन वर्बल टाइप हो जाता है। तीसरा स्टेज जो कम्युनिकेशन में आता है वो प्रोपोगेशन ऑफ मैसेज आता है। आपने मैसेज कंपोज कर लिया, अब इस कंपोज किए हुए मैसेज को आपको भेजना है। ये प्रोपोगेशन ऑफ मैसेज की स्टेज आती है। जो लास्ट स्टेज होती है वो रिसेप्शन होती है, मतलब सामने वाले तक जो आपने कम्युनिकेट किया वो ठीक से पहुंच जाए।
कम्युनिकेशन की मैं टाइप की बात करूं, ये भी कई तरीके का हो सकता है। जैसे हाइपो कम्युनिकेशन होता है। हाइपो कम्युनिकेशन में भावनाएं जो हैं वो कम रखी जाती हैं, इमोशंस की बात कर रहा हूँ मैं। हाइपर कम्युनिकेशन में इमोशन ज़्यादा होते हैं। एक होता है मैल कम्युनिकेशन। ये वो कम्युनिकेशन है जो ठीक से नहीं समझा गया कम्युनिकेशन हो सकता है, या डबल मीनिंग का कम्युनिकेशन हो सकता है। आप बताना कुछ और चाह रहे हैं, सामने वाला उसका मीनिंग कुछ और ले सकता है। इस तरीके से ये कम्युनिकेशन होता है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, एक अध्यापक क्लासरूम में क्या करता है? क्या वो इनिशिएट नहीं करता कम्युनिकेशन को? क्या वो मैसेज को कंपोज नहीं कर रहा होता है? क्या वो प्रोपोगेट नहीं कर रहा होता है? कभी कभी वो हाइपो कम्युनिकेशन का सहारा लेता है, कभी कभी वो हाइपर कम्युनिकेशन का सहारा लेता है, लेकिन माल कम्युनिकेशन अध्यापक के कम्युनिकेशन में नहीं आता। लेकिन फिर भी ये होता तो है ही। इसीलिए मैं कह रहा था कि टीचिंग इज़ द अथॉरिटी, शिक्षण ही सत्ता है। मुझे नहीं लगता चेस्टर बर्नार्ड एक शिक्षक रहे होंगे। अगर वो शिक्षक होते तो फिर वो शिक्षण को ही सत्ता कहते। कुछ थोड़ी सी बात जो है मैं शिक्षक पे करने जा रहा हूँ। कहो शिक्षक पे क्या बोलना है, शिक्षक तो शिक्षक होता ही है। आपने शिक्षक के तमाम पर्यायवाची सुने होंगे। एक पर्यायवाची आचार्य आता है, गुरु भी कहते रहे शिक्षक को, और शिक्षक शब्द तो है ही, इसी का ट्रांसलेशन हम टीचर करते हैं। तीनों शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं हैं। कोई भी दो शब्द सेम नहीं हो सकते। किसी भी भाषा के अंदर अगर आप थोड़ी बहुत भी भाषा के बारे में जानकारी रखते हैं तो आप ये बात जानते ही होंगे। आप जब वैदिक लिटरेचर में जाएंगे, आप पाएंगे कि वहाँ शिक्षक शब्द नहीं है। शिक्षक के जगह पे जो शब्द प्रयुक्त हुआ है वो आचार्य शब्द है। आप जब वैदिक लिटरेचर के बाद में लेटर वैदिक लिटरेचर में आएंगे, जब धर्मसूत्र रचे गए होंगे, महाभाष्य महाकाव्य रचे गए होंगे, उपनिषद रचे गए थे, ब्राह्मण सूत्रों की रचना हुई होगी, वहाँ पे आप आचार्य शब्द भी नहीं पाएंगे। आचार्य के जगह एक दूसरा शब्द इस्तेमाल हुआ जिसे गुरु कहते हैं। आजकल जो शब्द प्रोमिनेंटली जनमानस में प्रचलित है वो शिक्षक तो है ही। समय के साथ शब्द भी घिसते हैं और घिसकर उनके अर्थों में भी रूपांतरण होता रहा है। शिक्षक इन तीनों शब्दों में सबसे निकृष्ट है। निकृष्ट का मेरा कहने का कोई ये मतलब नहीं है कि अध्यापक निकृष्ट होते हैं। मैं तीनों शब्दों का कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। आचार्य इसलिए कहलाते थे क्योंकि वो आचार के साथ शिक्षा देते थे। ये आचार क्या होता है? आचार का मतलब होता है एथिक्स। अब यही आचार्य जो शिक्षा देते थे आचार के साथ में, बाद में आध्यात्मिक हो गए, गुरु कहलाए। और आजकल जो शब्द प्रचलित है वो शिक्षक है, जो सिर्फ शिक्षा देने का काम करता है।